हम वापस आ गए हैं फिर से सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में। तो आज का हमारा जो विषय वस्तु है वह है परमाणु एवं परमाणु की संरचना। तो पहले हम लोग परमाणु को देख लेते हैं। जो परमाणु जो होता है वह तत्व का सबसे छोटा कण होता है और यह स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और इसमें तत्व के सभी गुण, रासायनिक एवं भौतिक गुण मौजूद रहते हैं। और इसकी खोज सर्वप्रथम डाल्टन ने की थी और इसकी संरचना के बारे में जाने तो परमाणु जो है वह धनावेशित प्रोटॉनों और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों तथा उदासीन न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। मतलब परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, तो उसमें हम लोगों को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, विद्युत आवेश, वह एक दूसरे के विपरीत और बराबर होता है। अतः परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वह आवेशहीन होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन रहते हैं तथा इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। मतलब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा और इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है विभिन्न कक्षा में। और इन तीनों को मिलाकर जो माने तंत्र बनेगा उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसको रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। 1911 में जो है अंग्रेज भौतिक शास्त्री अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने है धातु पत्रों पर कणों की बमबारी करके, मतलब धातु पत्र बहुत पतला धातु को मान पीट कर बनाया गया था, एक पतला फाइल के रूप में उसको बना दिया था। कणों पर बमबारी करके परमाणु संरचना के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए और यह निष्कर्ष इस प्रकार से है कि परमाणु का समस्त भार तथा धन आवेश परमाणु के केंद्र में रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक न्यूक्लियस कहा जाता है। और नाभिक का व्यास 10 के पावर -12 cm होता है। इसी में सारे प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। चूंकि परमाणु उदासीन होता है इसलिए प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए बगैर सीधे निकल जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। तो ये देखो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें ये गोल्ड फाइल था, माने सोना का एक पत्थर, बहुत ही पतला पत्थर बनाया गया था। उस पर अल्फा पार्टिकल से माने चोट कराया गया था, उस बमबारी कराया गया था। तो उसमें जो है ना देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल अधिकतर जो है पार कर गया था वो फाइल से होकर, और कुछ अल्फा पार्टिकल अपना पाथ पर रिटर्न हो गया था, कुछ डिफ्लेक्ट हो गया था। इसी आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया है। तो रदरफोर्ड का जो जन्म है ना 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था और उसको जो है नाभिकीय भौतिक का जन्मदाता माना जाता है। और रेडियोधर्मिता पर योगदान और सोने की पत्ती के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए प्रसिद्ध हुए थे और उनको 1908 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था।
अब देख लेते कि रदरफोर्ड के परमाणु का दोष क्या है। वो जो मॉडल दिए थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसमें कुछ दोष भी है, तो उस दोष को देख लेते हैं कि परमाणु के इस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि इसके स्थायित्व से संबंधित है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह नहीं स्पष्ट करता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं या देखो रदर ये जो कह रहा है कि स्थायित्व से संबंधित है मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि इसमें है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक मतलब आवेशित कण है, अगर वह किसी केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाएगा ना, तो उसका जो हमारे लोगों का जो क्लासिकल भौतिक जो है उसके अनुसार कि उसका जो एनर्जी है हमेशा ख़त्म होते जाएगा, और जब एनर्जी ख़त्म होगा तो उसका कक्षा भी छोटा होता जाएगा, और अंततः वो क्या होगा कि जो नाभिक है उसमें गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में रदरफोर्ड कुछ नहीं बताते कि क्यों ऐसा नहीं होगा, तो यह एक दोष है। और मतलब वही कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है या नहीं, इसके बारे में उन्होंने सीधे उन्होंने बताया कि माने चक्कर लगाता है। तो जो हमारा पहले से भौतिकी का सिद्धांत है उसके अनुसार अगर वह चक्कर लगाएगा तो अंततः एनर्जी माने ऊर्जा में ह्रास होने के कारण वह नाभिक में गिर जाएगा, और इस तरह से परमाणु का जो है नष्ट हो जाएगा, माने परमाणु नहीं रह पाएगा। तो यही है रदरफोर्ड के मॉडल का दोष। अब उसके बाद जो है रदरफोर्ड के मॉडल का जो दोष के बाद जो है ये बोर नामक एगो मतलब साइंटिस्ट था, भौतिकविदे था, वो भौतिक शास्त्री। तो वो जो है ना अपना एगो मॉडल लेके आया, उसको कहते हैं बोर मॉडल्स ऑफ एटम्स। ये एक दैनिक भौतिक शास्त्री था, इसका पूरा नाम नील बोर था, नील बोर। तो ये जो है अपना मॉडल में जो है ना वो रदरफोर्ड मॉडल के में जो कमी था उसको दूर करने का प्रयास किए थे, और ये प्रयास जो है उन्होंने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किए थे और अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था। अब इसकी विशेषता हम लोग देख लेते हैं कैसा इसका विशेषता है। तो इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्णतः गुणज हो, अर्थात MVR बराबर n गुने h/2 पाई, जहाँ n 1 2 3। इस फॉर्मूला में जो है m जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को बता रहा है, r कक्षा की त्रिज्या को बता रहा है, तथा v जो है इलेक्ट्रॉन के वेग को बता रहा है, और h जो है एक नियतांक है जिसको प्लैंक नियतांक कहते हैं। उसी तरह से दूसरा इनका है कि इलेक्ट्रॉन वित्तीय कक्षाओं में घूमते हुए न तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और न ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ऐसे कक्षाओं को स्थिर कक्षा या स्थिर ऊर्जा स्तर अथवा ऊर्जा स्तर कहते हैं। और तीसरा जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में लौटता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन केवल क्वांटा के रूप में पैकेट के रूप में होता है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, इन्होंने जो है ना रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए अपना कुछ सिद्धांत दे दिए कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना एक निश्चित कक्षा में ही घूमेगा, और अगर वह एक निश्चित कक्षा से दूसरे कक्षा में जाएगा तो माने ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, माने बाहरी कक्षा में जाएगा, अंदर से बाहर वाले कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा लेगा, ऊर्जा से बाहरी वाला कक्षा से अंदर वाला कक्षा में आएगा तो ऊर्जा देगा। मतलब इस तरह का उन्होंने अपना एक सिद्धांत रख दिया कि, और इसको स्थिर कक्षा का माने कहेंगे, जिसमें वह मतलब एक फिक्स कक्षा में जो घूमते रहता है तो उसको स्थिर कक्षा का नाम दे दिया, और उन्हें बताया कि प्रत्येक कक्षा का अपना एक ऊर्जा होगा, और ये जो है मतलब कि ऊर्जा का जो लेन देन करेगा वो विद्युत तरंगीय मतलब उसके रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करेगा। और इसी मतलब और यह विद्युत
चुंबकीय तरंग जो है वह पैकेट के रूप में, क्वांटा के रूप में मतलब लेगा और देगा। तो ये था बोर मॉडल, जो उन्होंने माने रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाइड करके माने उसमें सुधार करके बताया था। अब हमारे पास है बोर ब्योरी योजना। इसको देख लेते हैं क्या होता है। किसी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बदलने के लिए बोर एवं ब्यूरी ने 1921 ईस्वी में अलग अलग योजनाएं प्रस्तुत की थी। क्योंकि दोनों वैज्ञानिकों की प्रस्तावित योजना में काफ़ी समानता थी, इसलिए इसे बोर ब्यूरी स्कीम कहा गया। इसके अनुसार किसी परमाणु की कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 गुने n स्क्वायर होती है, जहां n कक्ष संख्या है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों न हो। इस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक और उससे पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक उपस्थित नहीं रह सकते हैं जब तक कि अंतिम यानी बाह्यतम से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या नियम 1 के अनुसार पूर्ण न हो जाए। तो ये सब बोर ब्योरी योजना था कि माने कोनो कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कितना संख्या रह सकता है उसके बारे में बताया गया है। कि माने बाहरी कक्षा में जो है जो इलेक्ट्रॉन की माने विभिन्न कक्षाओं में टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हुई 2 × n स्क्वायर होगा। उसी तरह परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है और उससे पहले वाला कक्षा में जो है 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, चाहे उसकी कक्षा की संख्या कुछ भी हो। तो ये सब उसका स्कीम है। अब हम लोग देखते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जिसको बोलते हैं, तो इसको एटॉमिक नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। तो किसी भी तत्व जो है उसके परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा ना, तो उसको हम लोग परमाणु संख्या कहेंगे। प्रोटॉन मतलब धन आवेश, तो उसको हम लोग कहेंगे। तो परमाणु संख्या जो है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लिख सकते हैं कि परमाणु संख्या जेड बराबर नाभिकीय आवेश या नाभिक में इकाई धन आवेश की कुल संख्या या नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या पी या कक्षाओं में माने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ये भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो एक उदासीन परमाणु जो है उसमें हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला के रूप में कि जेड परमाणु संख्या बराबर या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर पी, जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माने उदासीन जो हमारा परमाणु होगा उसके लिए। अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संख्या मास नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहता है। माने किसी तत्व का जो अगर परमाणु तो उसमें जितना भी प्रोटॉन है और जितना भी न्यूट्रॉन है सबको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा ना, तो उसको हम लोग मास नंबर कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ए बराबर हो जाएगा पी प्लस एन, जहाँ पर पी जो है प्रोटॉन की संख्या है और एन जो है न्यूट्रॉन की संख्या है। और चूंकि नाभिक में प्रोटॉन और इसको जो है हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक में रहता है, इसलिए इसको न्यूक्लियन भी कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूक्लियन की कुल संख्या, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ने के बाद जो होता है उसको न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियन की कुल संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या।
अब देखते हैं हम लोग परमाणु भार, एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। तो हम लोग लिख सकते हैं परमाणु भार बराबर तत्व के परमाणु का द्रव्यमान बट्टा कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। प्रकृति में पाए जाने वाला अधिकांश तत्व अपने समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में होते हैं, अतः परमाणु भार भिन्नात्मक होते हैं। अब है हमारा मोलिक्यूलर वेट, अणु भार। किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या जो यह प्रदर्शित करता है कि इस पदार्थ के एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 1/12 भाग से कितना भारी है। अतः पदार्थ का अणु भार हो जाएगा पदार्थ के एक अणु का भार अब बट्टा 1/12 गुने कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। तो ये था हमारा परमाणु संरचना के बारे में कुछ ज्ञान था। तो अब हम इसको रहने देते हैं और इसको अगले विषय वस्तु में हम लोग है ना अब देखेंगे कि परमाणु का जो मौलिक कण सब है उसके बारे में कुछ ज्ञान सब ले लेंगे। तो रहने देते हैं।